Hello everyone. Good morning. Hello, sir. Good Good morning, morning. sir. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. चलो आज हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग खत्म करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं, मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाना, अंडर फिट है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो सब आज देख लेंगे। और समय मिला तो फिर अनसुपरवाइज्ड स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक असाइनमेंट भी देनी है, सेम लोन डिफॉल्ट प्रेडिक्शन या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड प्रेडिक्शन। इम्बैलेंस डेटा सेट लेके हम उसको डिफरेंट बैलेंसिंग टेक्निक्स, क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इम्प्लीमेंट करेंगे उसके ऊपर। चलो, सुशांत कहाँ है? सुशांत है, राइट? विवेकानंद, सुशांत, मोनिका, अजय। कौन नहीं है? प्रकाश, वेद और स्वप्नील। रोहित भी था। रोहित भी है। रोहित ने क्या किया है? छोड़ दिया क्या? पता नहीं। कुछ कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। उनको मैसेज किया था, पर आज कांटेक्ट करके देखता हूँ उनको। क्या ठीक। बात है, क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? हाँ हाँ, पूछ ले एक बार। अभी वक्त है, ठीक है। अभी फिर से थोड़ा सा रिसेशन कम हुआ है। और अगर आप एमएल ऑप्स में जाते हो डेटा साइंस की जगह पे, तो एमएल ऑप्स में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं वो लोग पूछते, और सैलरी डेटा साइंस से ज़्यादा मिलती है। एमएल ऑप्स के साथ अलग से निकलती वैकेंसी। हाँ, एमएल ऑप्स की अलग निकलती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बोलते हैं हम उनको। तो पोर्टल में ना इतना लोगों का पोजीशन वैकेंट है, तो उनकी सैलरी आज आईटी लग जाएगा अपने डीएस से। आईटी में तो इसलिए, क्योंकि उनकी जो स्किल सेट है वो 30% मशीन लर्निंग है, राइट। फिर आती है फाइन ट्यूनिंग, क्लाउड, मॉडल डिप्लॉयमेंट, उसमें आता है फिर CI/CD टूल्स लाइक गिटहब एक्शंस, डॉकर कंटेनराइजेशन टूल्स लाइक डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस, DVC, वर्जन कंट्रोल टूल्स, ML फ्लो, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग टूल्स, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स, वो सब कुछ आता है। तो वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है हमें, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है वो पूरा। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स सीखने पड़ेंगे। और राइट, बट हाँ, एमएल ऑप्स की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, डेटा साइंस से भी, डेटा साइंस की भी है बट। और एमएल ऑप्स का अभी अभी तो ऐसा चल रहा है कि हर एक कंपनी में अलग अलग टूल्स ही इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप कुछ नीश स्किल्स डेवलप करते हो किसी एक क्लाउड को पकड़कर, तो ज़्यादा चांसेस है प्लेस होने के। हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे आगे जाके भी। एक बार हम डीएस पार्ट खत्म करें पहले, फिर उसके बाद फास्ट एपीआई तो ऑलरेडी फ्लास्क आपको पता ही है। और जिसने भी वो जोमेटो वाली एक्सरसाइज नहीं की, वो एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है आपके लिए। क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ एक दो लोगों ने मुझे भेजा है जोमेटो वाला प्रेडिक्शन यूजिंग फ्लास्क। और किसी ने कंप्लीट किया है? सुशांत, मोनिका, अजय, वेद। हाँ सर, मैंने फ्लैश तो किया था तब। अच्छा, गुड गुड।
बाकी लोग नहीं किया सर। अरे नहीं, वो तो करना का जरूरी है हाँ, सुशांत, ओके सर। जल्दी खत्म करो। हाँ सर। कुछ कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं रखनी है, कभी ना कभी उसको खत्म करना है तो जल्दी से जल्दी किया करो। और अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछा करो, राइट? कॉल पे मैं तो अवेलेबल होता हूँ कभी भी। हाँ सर। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं क्रॉस वैलिडेशन से आज। सर वो उसका इमेज रिकॉग्निशन आपने बताया तो उसका कुछ यूआरएल मिला पर मुझे तो कुछ दिखा नहीं सही से। कौन सा वाला? आपने बोला था इमेज वो रिकॉग्निशन का। फूड क्लासिफायर टास्क के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा आपको मिला नहीं मिला? वैसा नहीं मिला सर, मुझे वैसा मिला था, मैंने इम्प्लीमेंट भी किया था जैसे इमेज एक बार क्लासिफिकेशन मुझे नहीं। एक बार मुझे भेज दो, जो भी आपने आर्टिकल देखे हैं वो आर्टिकल एक बार भेज दो। बट हाँ, हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें उनके पास जीपीयू नहीं है और वो यूज भी नहीं करना चाहते अभी के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये यूज केस थोड़ी सी पोस्टपोन की है, तो इमेज रिकॉग्निशन वाली। और हमें एक नया टास्क दिया है, राइट? वो टास्क है कस्टमाइज डाइट प्लान का। तो मैं क्या करता हूँ, 2 दिन में आपको डेटा भेजता हूँ, 2 दिन नहीं मतलब कल तक ही डेटा भेजता हूँ मैं। तो आप देख लेना कि कैसे कस्टमाइज डाइट प्लान जनरेट कर सकते हो आप, डेटा को देख के। डेटा की का मल्टीपल फाइल्स है, वो सारी फाइल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा आजकल में। कस्टमाइज डाइट प्लान यूजिंग मशीन लर्निंग। तो काफी लोगों ने रोल बेस्ड सिस्टम अब यूज किया है, देखो आप क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हो, और मुझे बताओ आप एक बार करने के बाद। यस सर। हाँ, कस्टमाइज डाइट प्लान का मतलब क्या, कि जैसे अगर किसी को एक हाथ को डायबिटीज है, राइट? तो डायबिटीज है और उसका बॉडी वेट अगर 70 किलो है, तो उसने कितनी कैलोरीज टोटल इनटेक करनी चाहिए दिन दिन भर में? लेट्स से कि 2000 किलो कैलोरीज, या फिर 2000 कैलोरीज उसकी डेली इनटेक होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम उसको डाइट प्लान बना के देंगे कि हाँ, आप फिर शुगर नहीं खा सकते तो इस ये इंग्रेडिएंट से आप ये कर सकते हो, राइट? ये सब्जी और इतनी दाल और ये सब कुछ और इतनी टोटल कैलोरीज, और फिर ये ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, लंच में, डिनर में क्या क्या खा सकते हो। तो उनको उसको बोला जाता है कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स। होप कि आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। तो उसके अराउंड सर्च करना है, मैं डेटा भेजता हूँ। बाकी आर्टिकल्स देखो वहाँ पे कौन सा डेटा यूज किया है, हमारे पास डेटा कौन से फॉर्मेट में है अवेलेबल, वो कंपेयर करो। और धीरे धीरे डेटा को मॉडिफाई करो या फिर डेटा प्रोसेसिंग करो, जो जिस फॉर्मेट में भी लगती है आपको उस फॉर्मेट में। वो आपको ईडीए करने के बाद पता चल जाएगा। अब ये इसी एक यूज केस को हम ये बढ़ाते हैं धीरे धीरे। 10 दिन में हम पीओसी बनाते हैं उसके ऊपर, और फिर बाद में देख लेते हैं कि इसको प्रोडक्शनाइज कैसे करना है। और ये सबके लिए ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है बनाने में, आप इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर एक दो जन में कंट्रीब्यूट, जैसे भी आप टीम बनाना चाहो। ओके सर। हम्म। बट हाँ, मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विवेक जो फुल टाइम करते हैं, राइट, दे सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त। ठीक है सर, उसको देख लूंगा मैं। और अजय भी है वैसे, अलॉन्ग विद सुशांत। और मोनिका सर मैं को भी टाइम थोड़ा सा देख लो। देखता हूँ, मैं जितना टाइम दे पाऊँ मैं देता हूँ। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन।
वे क्रॉस वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमें ये पता है कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग प्रॉब्लम आते हैं, राइट? ओवर फिट, कभी कभी मॉडल ओवर लर्न करता है या फिर अंडर फिट होता है कई बार। तो ये क्रॉस वैलिडेशन इनको दोनों को अवॉइड करने के लिए है, अंडर फिटिंग प्रॉब्लम को और ओवर फिटिंग प्रॉब्लम को भी। ज्यादातर हम अंडर फिटिंग प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अंडर फिटिंग का मतलब ये होता है कि हमारा मॉडल अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहा है, खुद को लर्न नहीं हो पा रहा है, राइट? तो इसलिए हम उसको बार बार ट्रेनिंग देते हैं क्रॉस वैलिडेशन कर करके, तो ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है। और रिवर ओवर फिटिंग में भी ये काम करता है अच्छे से। तो अगर इस टाइप प्रॉब्लम है और अगर डेटा कम है तो भी ये काम करता है। तो डेटा साइज, अगर डेटा साइज कम है तो क्रॉस वैलिडेशन लगाओ, टेस्टिंग का डेटा कम कर दो, या फिर टेस्टिंग का डेटा रखो ही मत, तो उस केस में भी काम करेगा। तो ये क्रॉस वैलिडेशन होता क्या है? इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग एमएल मॉडल्स by training several ML models on subset of the available input data and evaluating them on the complementary subset of the data। इसका मतलब क्या है? तो अब जनरली ये डेटा होता है हमारा, ये इस साइज का। अब हम क्या करते हैं, इसमें 80-20 करते हैं। तो 80% चला गया ट्रेनिंग में, 20% चला गया टेस्टिंग में। तो ये 80% चला गया है ट्रेनिंग में और ये 20% टेस्टिंग का डेटा है। ये भी काइंड ऑफ क्रॉस वैलिडेशन है। अब इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें एक अलग अलग डेटा सेट्स बनाते हैं ट्रेनिंग डेटा में, ट्रेन डेटा में। अब यहाँ पे ऐसे एक डेटा सेट बना दिया हमने, इतना ही डेटा, और यहाँ पे इंटरनल वैलिडेशन हो रहा है। इंटरनल वैलिडेशन मतलब टेस्टिंग हो रही है, बस दैट्स इट। तो इसको बोला जाता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो के फोल्ड मतलब अलग अलग यहाँ पे फोल्डिंग बना रहे हैं हम, 3 4 5 6 7 10, जितनी भी आप बनाओ। जनरली 5 यूज करते हैं हम। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन में ये डेटा एज अ टेस्ट डेटा कंसिडर होता है, ये हमने पिछली भी बार देखा था। फिर दूसरे इटरेशन मतलब दूसरी बार जब ट्रेनिंग होती है इंटरनली, एक ही मॉडल अब बार बार ट्रेन हो रहा है, तब ये वाला जो डेटा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना टेस्ट या फिर वैलिडेशन बोलो, और फिर से यहाँ तक ट्रेन बोलो। तो ये वाला डेटा जो है अब वो टेस्ट डेटा सेट बन जाएगा आपका, और ये भी ट्रेन रहेगा। फिर तीसरे फोल्ड में क्या होगा, यहाँ से शायद यहाँ तक ही वो ट्रेन हो, यहाँ से यहाँ तक ये टेस्ट हो, और यहाँ से ये पूरा फिर से ट्रेन हो। तो ऐसे ही करते 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 जितने भी फोल्ड्स बनाओगे आप, उतनी बार वो ट्रेन होगा हमारा मॉडल। 5 अगर के निकाले आपने, के फोल्ड मतलब 5 फोल्ड, अगर 5 फोल्ड कर दिए, यहाँ पे 3 के है मैंने, और 2 हो जाएंगे यहाँ, ये वाला एक हो जाएगा, ये वाला एक हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, और बाकी सारा पूरा डेटा एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट होगा। तो जितने आप फोल्ड बनाओगे उतनी बार मॉडल ट्रेन हो जाएगा उस डेटा के ऊपर। इंटरनली वो वैलिडेट करेगा, वैलिडेट मतलब वो टेस्टिंग करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, टेस्टिंग करेगा ये होल्ड आउट डेटा सेट के ऊपर, या फिर वैलिडेशन बोलते हैं हम उसको। आगे से मैं इसको वैलिडेशन सेट बोलूंगा। तो टेस्टिंग करते हैं हम वैलिडेशन सेट के ऊपर, वैलिडेशन सेट। और ये जो टेस्ट है वो तो अलग ही है, राइट? ट्रेन टेस्ट वाला जो टेस्टिंग है, वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में जब करते हैं हम 80-20, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 20, तो ये सब कुछ 80% डेटा वाले में हो रहा है ये काम। 20% डेटा रिमेन्स अनटच्ड। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करके रख दिया है हमने, एक्स टेस्ट है वो, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, और ये एक्स ट्रेन है। एक्स ट्रेन के ऊपर ही हम इस टाइप फोल्डिंग कर रहे हैं।
तो इसलिए इसका एक फायदा है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग अवॉइड करता है, लो बायस के ऊपर अच्छे से काम करता है, लोअर बायस को रिमूव करता है। अब इसके काफी सारे वेज है ये करने के। अब यहाँ पे मैंने एक बताया आपको के फोल्ड, जो कि हम नॉर्मली यही यूज करते हैं प्रोडक्शन में। जैसे मैं ये भी आपको बताता जा रहा हूँ, ये इसके ऊपर भी ध्यान रखो आप कि मैं टेक्निक भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि हम प्रोडक्शन में कौन सा क्या टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मैंने एक राइट ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग में एक बताई थी, जैसे सॉरी इम्बैलेंस डेटा सेट में एक टेक्निक बताई थी। इम्बैलेंस में टेक्निक्स कौन कौन सी बताई थी, किसी को याद है? इम्बैलेंस, स्मूथ और ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग, स्मूथ, ओवर फिटिंग, ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, राइट, अंडर सैम्पलिंग, स्मूथ। अच्छा स्मूथ तो लिख दिया आपने। Yes, sir. और यहाँ पे और एक बताया था मैंने कि हम प्रोडक्शन में कौन सी यूज करते हैं, या फिर मैंने कौन सी यूज की थी, वो किसी को याद है? Adhesive. कौन सा? अड़ासी, Adhesive. अड़ासी एक मेथड है। सिंथेटिक सैंपल जनरेट करते हैं स्मूथ से प्रोडक्शन के लिए, बाकी कुछ नहीं करते। नो नो, ये यूज नहीं होती है टेक्निक, ये हमें दिखने में अच्छी लगती है बट वो यूज यूज नहीं होती प्रोडक्शन में कभी भी। यहाँ पे और एक बताई थी मैंने, क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड, एक पैरामीटर होता है। वो डीप लर्निंग का पता है। वो तो हाँ डिसीजन ट्री में होता है। हाँ, डिसीजन ट्री में होता है, काफी सारे एल्गोरिदम्स इसकी फैसिलिटी देते हैं। ये जाता है प्रोडक्शन में, बस बाकी कोई भी टेक्निक नहीं जाती। अगर आप देखोगे ना तो उतना वो इफेक्टिव नहीं है, और डेटा सिंथेटिक जनरेट करना ये बिजनेस यूजर्स को उतना अच्छा नहीं लगता कि अरे यार मतलब आप डेटा जनरेट कर रहे हो पूरा, और वो डेटा तो लेजिटिमेट है नहीं क्योंकि कंपनी ने दिया नहीं आपके, तो आप वो डेटा मत यूज करो उस डेटा को, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये टेक्निक थियोरेटिकली अच्छी दिखती भी है बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते रियल लाइफ में। रियल लाइफ में सिर्फ एक ही होती है इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, टेक्निक काफी सारी है, इम्प्लीमेंट सिर्फ एक ही होती है, उसे बोला जाता है के फोल्ड, दैट्स इट। इतना भी अगर ये भी टेक्निक याद रख रख देंगे आप तो भी चलेगा वैसे तो, बट इंटरव्यू में अगर पूछा आपको तो एटलीस्ट 3 से 4 टेक्निक आपको आनी चाहिए। तो पहली तो क्रॉस वैलिडेशन कैसा है, हम कैसे कर पाएंगे, तो हम यूज करेंगे उसमें होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन, होल्ड आउट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी रैंडमली अलोकेटेड डेटा पॉइंट्स इन अ ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा। तो होल्ड आउट डेटा सेट क्या होता है, सिर्फ एक ही बार ट्रेन होता है ये डेटा, बट सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, यहाँ पे ट्रेन डेटा होता है, यहाँ पे होल्ड आउट होता है क्योंकि नाम ही है उसका होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब ये वैलिडेशन वाला, बाकी कुछ नहीं, ये इंटरनल वैलिडेशन के लिए। और ये होता है ये 70%, 10%, 20% रिमेन टेस्ट डेटा, तो इस टाइप होता है। यहाँ पे होल्ड आउट करते हैं, ये वाले डेटा के ऊपर हम एक्यूरेसी मेजर करते हैं यहाँ पे वैलिडेशन डेटा। और ये जनरली आप बोलेंगे फिर ये डेटा है तो इस डेटा की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे आप हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अगर रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो यहीं पे आप क्या करो, इस वाले डेटा सेट के ऊपर या फिर से रीट्रेन करके, फिर से आप कई बार रीट्रेन कर रहे हो इसी के ऊपर, सेम होल्ड आउट के ऊपर, और सिर्फ हाइपर पैरामीटर ट्यून कर रहे हो, बस इतना ही है टेक्निक, काफी सिंपल है ये। और हाइपर पैरामीटर एक बार आपको
बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स मिल गए तो वहीं पे वो मॉडल फाइनलाइज करोगे और फिर टेस्ट के ऊपर उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे। तो सर इसमें जो आपने दिखाया 70, 10 और 20, तो इसमें प्रबो नहीं करते करो, ये कहते ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला? ट्रेन टेस्ट करते हैं ना, ये पूरा ट्रेन है राइट, ये पूरा डेटा ये ट्रेन है 80%, 70 + 10 और ये 20% है। पहले तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना कंपलसरी है हर केस में, ट्रेन टेस्ट के बाद फिर ट्रेन होल्ड आउट और फिर टेस्ट तो है ही हमारे पास। तो ट्रेन में फिर से हम 10% वर्सेस 70% करते हैं उनको अलग अलग। मतलब टेस्ट डेटा को हाथ भी नहीं लगना, वो अलग ही रहेगा पूरा। इसको कभी भी किसी भी टेक्निक में हाथ नहीं लगाते हम, ये डेटा सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही रहता है। जो भी हम क्रॉस वैलिडेशन में सीखते हैं, जो भी करना है वो ट्रेन के ऊपर ही करना है, ये वाले 80% के ऊपर ही करना है, अब जो भी करना है। ओके सर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ट्रेन और टेस्ट ये रैंडम हो रहे हैं। अब जब रैंडम होता है ये, तब हम, अगर मेरे पास इम्बैलेंस डेटा सेट है और रैंडम में क्या होता है कि कौन से भी डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं राइट, तो इम्बैलेंस डेटा सेट है मेरा और हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पूरे मेजॉरिटी क्लासेस ट्रेनिंग में चले जाए और माइनॉरिटी क्लासेस टेस्टिंग में चले जाए। तो ये मेथड उस समय काम नहीं करेगी इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर। इवन कोई भी टेक्निक काम नहीं करती इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर, सिर्फ एक ही टेक्निक काम करती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। और के फोल्ड के साथ ये एक प्रोडक्शन में जाता है। के फोल्ड नॉर्मली रिग्रेशन टास्क के लिए प्रोडक्शन में जाता है और स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड ये क्लासिफिकेशन टास्क के लिए प्रोडक्शन में जाता है। स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्राटा निकाल रहे हैं हम, हर एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे 4 लेबल्स है तो राइट, 4 लेबल्स है तो 4 यहाँ से थोड़ा सा डेटा उठाएंगे, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, इस फोल्ड से थोड़ा, ताकि हर एक क्लास को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले ट्रेनिंग के दौरान। हम देखेंगे वो भी। पहला तो हो गया होल्ड आउट राइट, अब दूसरा है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जो कि हमने अभी चेक देखा वो। अब के फोल्ड में क्या होता है, अगर यहाँ पे दिखाया है तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर ताकि डायग्राम फिर से हमें निकालने की जरूरत ना पड़े। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन एक बार इसका, या फिर अब यहाँ पे देखो, ये डेटा ऑल डेटा में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रहा है, जो कि आपको पता है। अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना तो इतना पता है आपको, 80% 20%। अब 80% में क्या हो रहा है, ये अलग अलग फोल्ड बन रहे हैं
अब आप बोलोगे कि हमें बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ कोड इंप्लीमेंट करना है, 1 लाइन ऑफ कोड है वो भी। तो इंटरनली ये सब कुछ होता है। अब इंटरनली क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, अप टू 5 फोल्ड, मतलब अगर के फोल्ड में 5 फोल्ड दे रहे हो, के की वैल्यू 5 रख रहे हो आप, तो क्या होता है, ये 5 बार मॉडल रन होता है, 5 बार ट्रेनिंग दी जाती है इस मॉडल को। अब 5 बार जब ट्रेनिंग दी जाती है तो पहला जो फोल्ड है आज टेस्ट फोल्ड या फिर वैलिडेशन फोल्ड, अब मैं आगे से बोलूंगा क्योंकि टेस्ट में यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हो आप। ये वैलिडेशन है। अब इन बेसिकली ये टेस्ट ही है, तो इसके ऊपर एक्यूरेसी चेक होगी। फिर दूसरी बार जब रन होता है वो मॉडल, दूसरी बार जब हम ट्रेनिंग देते हैं, तब ये फोल्ड के ऊपर वो टेस्टिंग होती है, बाकी सारे फोल्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर फाइनल इवैल्यूएशन। और यहाँ पे जब ये होता है तब सारे पैरामीटर्स हम फाइंड करते हैं, बेस्ट पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, और फिर उसके बाद फाइनल इवैल्यूएशन हम टेस्ट डेटा के ऊपर करते हैं। इसको बोलेंगे हम के फोल्ड। तो के -1 फोल्ड्स आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। तो के -1 मतलब ये सारे 1 2 3 4, 5 -1 मतलब 4 के ऊपर ट्रेनिंग, 1 के ऊपर टेस्टिंग। फिर दूसरी बार ये फोल्ड यूज होगा, तीसरी बार ये, ऐसे 5 बार मॉडल रन होगा, हमें फिर फाइनल स्कोर मिलेगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो काफी सिंपल है। अब जनरल इम्प्लीमेंटेशन पता है आपको, यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे इन्होंने कि एक्स और वाई, राइट, इतने तक भी पता है आपको। इवन एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ट्रेन ट्रेस स्प्लिट की है, और 60% यहाँ पे 40% डेटा रखा है टेस्ट साइज में। हम जनरली 20% रखते हैं। और फिर ये क्लासीफायर बिल्ड किया आपने यहाँ पे, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, और इस डेटा के ऊपर फिट करके यहाँ पे आपने देखा कि स्कोर कितना आ रहा है, मतलब एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ये हो गया नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन। अब आते हैं क्रॉस वैलिडेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कंप्यूट कैसे करना है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी आती है sklearn में, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन में आप ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर यूज कर रहे हो, काइंड ऑफ मॉडल है क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। अब यहाँ पे क्लासिफायर इंपोर्ट किया हमने, कौन सा भी क्लासिफायर ले लो या रिग्रेसर ले लो, जो भी आपका टास्क है। यहाँ पे देखो इन्होंने SVC लिया है। अभी कौन सा भी एक मॉडल इनिशिएट करो आप। इन्होंने कर्नल लीनियर रखा है, C की वैल्यू रखी है, राइट, आपको पता है ये पैरामीटर के बारे में, और रैंडम स्टेट एक लिखा है, ताकि डेटा हर बार हमें सेम रिजल्ट्स मिले। रैंडम स्टेट अगर नहीं दिया आपने फिक्स रैंडम स्टेट, तो हो सकता है थोड़े से रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते हो पॉइंट में, हर बार अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलने के लिए हम रैंडम सीड देना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये तो याद ही रखना है आपको, क्योंकि प्रोडक्शन में कभी भी हम रैंडम स्टेट, रैंडम सीड 0 42 कोई भी एक नंबर दे दो, ताकि हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिले। चलो अब मुझे ये भी बताना था आपको कि कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होती है और वो सब चीज़ें, बट हो सकता है कि वो थोड़ा सा समय ले, टाइम ले, तो आज के लिए नहीं, वो फिर मैं कभी बाद में बताता हूँ आपको कि ये कितना जरूरी होता है और क्यों जरूरी होता है ऐसे पैरामीटर छोटे छोटे। और जब हम इम्प्लीमेंट कोई भी चीज़ करते हैं तो लगभग सारे हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करते हैं, सारे पैरामीटर्स यूज करते हैं, जितने भी अवेलेबल है उतने पास करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। अगर कोई भी मॉडल आपको फाइनलाइज करना है तो ये प्रोसीजर फॉलो होता है। हम ऐसा नहीं करते कभी भी कि सिर्फ 95% एक्यूरेसी आ रही है, बट आपने सारे डिफॉल्ट पैरामीटर पास किए। हाँ, डिफॉल्ट पैरामीटर्स अगर पास किए और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है तो ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आप क्या करो, सारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन कर दो सिर्फ, ताकि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले। क्योंकि होता कैसे है फिर, अगर लाइब्रेरी में इंटरनल चेंज हो गया, SVC आपने लिख दिया ऐसे ही क्लोज और ओपन ब्रैकेट करके, और सारे डिफॉल्ट पैरामीटर उसने ले लिए,
और इंटरनली वो लोग कभी कभी सी के पैरामीटर डिफॉल्ट 1 होती है, कभी कभी तो 2 कर देते हैं डॉक्यूमेंट, ये वाले इसके लर्न वाले, राइट। ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफॉल्ट अगर उनको लगा कि अरे नहीं 1 नहीं है, अच्छा 2 अच्छा है, बट हमारी एक्यूरेसी तो 1 के ऊपर आई थी पहले अच्छी, और हम अब इंटरनली वो चेंज हो गया और फिर से आपने रिट्रेन कर दिया मॉडल को ट्रेनिंग नहीं दी तब तक तो ठीक है, बट रिट्रेन करने की बारी और सेम रिट्रेन कर दिया आपने, सेम विदाउट यूजिंग पैरामीटर्स, तो हो सकता है थोड़ा सा वो चेंज हो जाए। तो इसलिए लगभग सारे पैरामीटर्स पास करने काफी जरूरी है, इवन डिफॉल्ट केस में भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स ही पास कर दो, ताकि फिर से जब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग पाइपलाइन रन करोगे तब वो चेंज नहीं होगा। चलो, ये तो हो गया हमारा एक क्लासिफायर इंपोर्ट करना। अब आता है क्रॉस वैलिडेशन कैसे करना है। सिंपल है। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में क्या करेंगे हम, क्लासिफायर एक ऐड करेंगे, 3-4 पैरामीटर्स यहाँ पे लगते हैं। क्लासिफायर एक तो कि कौन सा मॉडल आपको चाहिए वो पास करो, फिर आता है एक्स और वाई को पास करो। अब जनरली हम डायरेक्टली तो एक्स और वाई को पास नहीं करते, हाँ, बट अगर डेटा काफी कम है आपका तो एक्स और वाई को ही करते हैं हम पास। जैसे मैंने एक यूज केस बताई थी आपको, मेरी वाली, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए काफ़ी कम डेटा था और इन्फरेंस डेटा काफ़ी ज़्यादा था, तो उस केस में मैंने यही टेक्निक यूज़ की थी। ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट कहीं किया ही नहीं था, क्योंकि ये ऐसे भी समझ में आ रहा है आपको कि कितना वैलिडेशन के ऊपर एक्यूरेसी आ रही है, राइट। तो 20% क्यों बर्बाद करें हमारा डेटा, 20% में भी 20% डेटा भी लेके आओ ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे ऐसे ही किया है उन लोगों ने, बट जनरली हम ये फॉलो नहीं करेंगे जब डेटा अपने पास सफिशिएंट हो तो। फिर यहाँ पर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन देना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लेना चाहिए आइडियली, बट कोई नहीं, आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपको टेस्टिंग की एक्यूरेसी तो पता चलने वाली है, राइट। तो यहाँ पे वही है एक्स कोमा वाई उन्होंने, और क्रॉस वैलिडेशन का के फोल्ड, के की वैल्यू लिखी है यहाँ पे। तो क्रॉस वैलिडेशन कितना है, 5 है। और देखो अब स्कोर्स, हर एक फोल्ड के ऊपर स्कोर्स निकल के सामने आ रहा है। पांच पांच स्कोर्स आपके, 5 एक्यूरेसी, 96, 100, 96, 96, 100, और उसका सिर्फ मीन निकालो तो मीन हो जाता है फिर एवरेज आपकी एक्यूरेसी। तो वहां पे नीचे देखो स्कोर्स डॉट मीन निकाला है उन्होंने, तो एवरेज एक्यूरेसी कितनी आई फिर इस मॉडल के ऊपर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 98% आई है विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.02। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है ये मेथड, एक्यूरेसी को कंसिडर करता है, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करता है, बट हम स्कोरिंग की मैट्रिक्स अलग अलग दे सकते हैं, जैसे F1 माइक्रो हो गया, F1 स्कोर, तो ये उन्होंने दी है। तो उसके बाद उन्होंने चेक किया है, रिजल्ट्स मोर और लेस सेम ही आते हैं, बट आप चेक कर सकते हो ऐसे पैरामीटर्स पास करके स्कोरिंग कौन सी कैसे होनी चाहिए। डिफॉल्ट तो एक्यूरेसी है। देखो इम्प्लीमेंटेशन काफी सिंपल है इसका, राइट। अब ये तो हो गया के फोल्ड। अब के फोल्ड भी इम्बैलेंस डेटा सेट में काम नहीं करेगा अच्छे से, वहां पे स्ट्रैटिफाइड लगेगा सिर्फ ये वाला। अब यहाँ पे राइट ऐसे ऐसे वो फोल्ड कर बना रहा है डेटा के ऊपर, बट स्ट्रैटिफाइड में स्ट्रैटा वाइज बनाएगा। अगर आपके पास इस टाइप डेटा है जहाँ पे
लेबल्स यस है और नो है, डायबिटिक यस वर्सेस डायबिटिक नो डायबिटिक। तो यस के मान के चलो कि 50% रिकॉर्ड से यहाँ पे 50% रिकॉर्ड से, तो जो भी फोल्ड्स बनेंगे वो यहाँ से भी उठाएगा। मान के चलो कि अगर 5 रिकॉर्ड्स, अगर 10% की ये स्प्लिट बना रहा है हो तो इंटरनली, और ये 5 रिकॉर्ड्स यहाँ से उठाएगा ये वाले। ऐसा रैंडम नहीं करेगा, रैंडम करेगा तो ये हो सकता है कि ये पूरे 5 यहाँ से हो रिकॉर्ड्स, या फिर 3 रिकॉर्ड्स हो यहाँ से, 2 रिकॉर्ड्स हो, तो ये उस केस में अच्छे से काम नहीं करता। सिर्फ के फोल्ड की जगह पे हमें क्रॉस स्ट्रैटिफाइड यूज करना पड़ेगा। और ये टाइम सीरीज डेटा के लिए भी काम नहीं करता ये वाली चीज। टाइम सीरीज के लिए क्या होता है, जहाँ पे भी टाइम स्टैम्प वाइज है चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टाइम स्टैम्प कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो होता है सेंसर्स डेटा के ऊपर। जनरली मशीन के जो सेंसर्स होता है वो हर 10 मिनट बाद या 1 मिनट बाद एक रीडिंग जनरेट करता है, तो ये टाइम वाइज होती है। तो टाइम वाइज डेटा हम शफल भी नहीं करते और ऐसा ले भी नहीं सकते टेस्टिंग डेटा इस टाइप, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प होता है यहाँ पे एक ऐड किया गया, तो टाइम के हिसाब से वो वेरी हो रहा है वो डेटा। टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये रैंडम स्टेट यहाँ पे 0 ही रखते हैं हम। एक तो रैंडम स्टेट चेंज नहीं करते, और दूसरा ऐसे वैलिडेशन टेक्निक्स भी यूज नहीं करते इस केस में। के फोल्ड भी नहीं यूज करते, ये भी नहीं यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो ये क्रॉस जो होल्ड आउट है राइट, या फिर के फोल्ड है, या फिर स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड है, ये 3 टेक्निक्स, 3 में से भी ये 2 टेक्निक्स हम टाइम सीरीज डेटा के ऊपर फिट नहीं करेंगे। टाइम सीरीज का और एक अगर एग्जांपल दूं मैं, तो ये स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन में काम आता है। स्टॉक भी देखो आप, टाइम के हिसाब से वो चेंज होता है, तो टाइम वर्सेस वैल्यू होता है वो। आज 10 बजे कितना है, 11 बजे कितना है, 12 बजे कितना है, अगर ये शफल कर दिया तो पूरा रिजल्ट थोड़ा सा वो चेंज हो सकता है, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से है, तो टाइम के हिसाब से ही आपको शफल करना पड़ेगा। यहाँ ये ऐसे डेटा, ये डेटा ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए रखना पड़ेगा, ये डेटा ट्रेनिंग के लिए रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे शफल नहीं होगा डेटा टाइम सीरीज का। और एक आता है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। लीव वन आउट में क्या होता है कि मेरे पास अगर 100 सैंपल्स है तो 80 जाएंगे ट्रेनिंग में, 20 जाएंगे टेस्ट में, और यहाँ पे भी ये क्या करेगा, लीव वन आउट बोला है उसने, सिर्फ एक आउट रखना है। तो ये क्या करता है, 79 ट्रेनिंग में भेजता है, और जो यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, सिर्फ एक रिकॉर्ड है, वो इंटरनल वैलिडेशन के लिए रखेगा। ऐसे ही फिर वो रन होता जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि वो कितनी बार मॉडल रन होगा, हर बार सिर्फ एक डेटा पॉइंट हम अलग रख रहे हैं। 80 टाइम्स। 80 टाइम्स रन होगा। तो ये कंप्यूटेशनली काफी एक्सपेंसिव है ये टेक्निक कभी प्रोडक्शन में नहीं जाती, बट आपको पता होनी चाहिए। लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, ये हो क्या रहा है, इस टाइप होता है बस। अब ये 80 बार वो मॉडल रन होगा तो काफी वक्त लगेगा, तो इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन आप खुद ही चेक कर लो, ठीक है, इस वाले का, क्योंकि वैसे भी वो प्रोडक्शन में जाने वाला है नहीं। फिर या फिर ये काम का भी नहीं है हमारे। फिर आता है लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन। लीव पी आउट का मतलब क्या होता है, सेम है ये भी, सिर्फ पी की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक ही है, लीव वन आउट है, यहाँ पे 2 3 4 5 10 15 रख सकते हैं हम, तो उतनी बार रन होगा, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे अगर 2 रख दिया और डेटा हमारा 80 डेटा पॉइंट्स है, हमारे 100 में से 80 डेटा पॉइंट्स है, और अगर 2 रख दिया मैंने इसका वैल्यू, तो ये क्या करता है, पहले फोल्ड में 2, ये जो 2 है डेटा पॉइंट्स, वो टेस्ट के लिए रखता है, वैलिडेशन के लिए रखता है, और रिमेनिंग 78 डेटा पॉइंट्स ट्रेनिंग के लिए रखता है।
अब मुझे बताओ कि ये कितनी बार मॉडल रन होगा। टाइम्स। कैसे? 2 छोड़ रहा है हर बार, इसलिए 2 हर बार छोड़ रहा है तो हाँ, ये भी बराबर है आपका। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? राइट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशन में ले रहा है ये भी डेटा, तो लगभग उतनी बार ही रन होगा वो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में ले रहा है। पहले ये 2 कॉम्बिनेशन में लेगा, फिर ये 2 लेगा, काफी बार वो रन होता है, जितनी बार भी वो कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग। तो ये भी टेक्निक हम यूज नहीं करते रियल लाइफ में। स्ट्रैटिफाइड आपको बता दी मैंने। स्ट्रैटिफाइड काफी इंपॉर्टेंट है, वो टेक्निक यूज होती है क्लासिफिकेशन टास्क में और इम्बैलेंस डेटा सेट में। स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें मिलता है तो एक बार चेक कर लेंगे हम। एन स्प्लिट डिफॉल्ट कितनी है? 5 है। शफल डिफॉल्ट फॉल्स है, डेटा शफल नहीं होने दे रहा है वो। रैंडम स्टेट नन है, 3 पैरामीटर्स। और यहाँ पे देखो, अब x है हमारे पास, y है। स्केलर मॉडल सिलेक्शन में स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड आता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड में नंबर ऑफ स्प्लिट दे रहे हैं यहाँ पे 2। तो ये 2 देने के बाद गेट n स्प्लिट्स फ्रॉम x एंड y, और ये होने के बाद फिर स्प्लिटिंग मिलने के बाद स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड यूज कर रहे हैं हम। n स्प्लिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कितने करने हैं, रैंडम स्टेट, शफल फॉल्स, और फॉर i इन ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स में न्यूमरेट करो, राइट, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड डॉट स्प्लिट x, y, और फिर हर एक स्प्लिट का फोल्ड 0 का ट्रेनिंग का टेस्टिंग, फिर फोल्ड 1 ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा कितना कितना आ रहा है वो चेक करने के लिए है वैसे ये कोड, कि कैसे कैसे डेटा हम ले रहे हैं, कौन से फोल्ड में कौन सा डेटा जा रहा है। बट इम्प्लीमेंटेशन वाइज सिर्फ आपको इतना करना है, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। यहाँ पे और भी सिंपल किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया है तो एक बार चेक करेंगे वो भी। यहाँ पे देखो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पहले तो कर दिया हमने। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड डेटा स्ट्रैटिफाई भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक अलग सा स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं हम। स्ट्रैटिफाइड डेटा ऑफ टारगेट, स्ट्रैटिफाइड इक्वल्स टू वाई करते हैं हम जनरली, स्ट्रैटिफाई इक्वल टू वाई के हिसाब से स्ट्रैटिफाई करके दे दो हमें डेटा को। अगर यस के 50 सैंपल है, नो के 50 सैंपल है, तो 40-40 सैंपल हमें ट्रेनिंग टेस्टिंग में चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये कोड। यहाँ पे 40 चाहिए, यहाँ पे टेस्ट डीएफ में 40 चाहिए। ये होने के बाद फिर क्रॉस वैलिडेशन लगाओगे आप। फिर क्रॉस वैलिडेशन में नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितने करने हैं, रैंडम स्टेट कितनी देनी है, शफल कितना कितना शफल ट्रू या फॉल्स, और देन स्प्लिट इक्वल्स टू के फोल्ड डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करो के फोल्ड डॉट स्प्लिट, ये वाला स्प्लिट ऑफ डेटा कोमा मतलब x कोमा y, और उसके बाद ये प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया है उन्होंने कि कितने कितने कैसे सैंपल्स आए हैं। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन लगभग 30% देखो यहाँ पे उसने ले लिया है। ट्रेनिंग टेस्ट ट्रेनिंग सेट साइज कितनी है, टेस्ट साइज कितनी है, 0.67 वर्सेस 0.33, और फिर उसमें इनोमरेट कर दिया है उन्होंने n,
ट्रेन इंडेक्स टेस्ट इंडेक्स इन इनोमरेट स्प्लिट्स। तो सिर्फ स्प्लिट्स फाइंड आउट करने के लिए है ये डेटा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन विथ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यहाँ पे है। के फोल्ड स्प्लिटिंग डेटा, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि उन्होंने एक्यूरेसी निकाली कि नहीं। उन्होंने सिर्फ यही बताया हमें कि डेटा स्प्लिट कैसे हो रहा है, और डेटा स्प्लिटिंग का कोड दे रहा है। हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए उसका। Try to complete call together. Okay. Splitting stratified k fold n split, number of splits कितने देने हैं? 10 देने हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, x क्या क्या है, ट्रेनिंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, x ट्रेन डॉट ड्रॉप आउटकम, ट्रेन डॉट आउटकम, ये y ट्रेन है हमारा, x टेस्ट, y टेस्ट, मॉडल फिट, स्कोर, फॉर फोल्ड, नंबर ऑफ फोल्ड। तो यहाँ पे ये स्प्लिटिंग में क्या कर रहा है, ये इंडेक्स ट्रेन इंडेक्स टेस्ट इंडेक्स इन skf डॉट स्प्लिट x कोमा y। तो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा हम अलग कर रहे हैं, और उसके बाद हम मॉडल को फिट कर रहे हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, ट्रेनिंग मतलब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम। तो इसका अभी भी मैं ये चेक करना चाहता था कि अभी भी मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन है, हमें फंक्शन बना के या फिर ऐसा लिख के ही वो करना पड़ेगा। मैं ये देख रहा था कि अभी उन्होंने डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कुछ दिया है क्या। अब यहाँ पे देखो कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रहा है। ठीक है, मैं पहले से शुरुआत से हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, राइट, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटिक पेडिग्री फंक्शन, एज और आउटकम। आउटकम मतलब होगा डायबिटिक वर्सेस नॉन डायबिटिक। तो 0 वर्सेस 1। तो हो सकता है कि 0 की वैल्यू ज़्यादा हो या फिर 1 की वैल्यू ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखो, ये भी चेक किया है उन्होंने। तो सो आउट ऑफ 100%, तो 100% डेटा में से 35% पेशेंट्स हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब इम्बैलेंस डेटा सेट है ये। 35% 1 है, बाकी 0 है। फॉर डायबिटिक विच मीन्स वी हैव रेशियो ऑफ 35 and 65। अब ये इम्बैलेंस डेटा सेट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू यूज द सेम रेशियो। अब यहाँ पे मोर और लेस हमें सेम रेशियो यूज करना है हर फोल्ड में। तो जब भी एक फोल्ड बनता है, जैसे यहाँ पे हमने एक फोल्ड बनाया, पहला फोल्ड ये वाला और ये वाला, तो ये सेम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे जब ये ट्रेनिंग में जाएगा तब 35% और 65% ही रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जितने भी आप रिकॉर्ड्स लोगे। और यहाँ पे भी इसी प्रमाण में होना चाहिए, 65 वर्सेस 35%। रैंडमली नहीं ले रहे हम इसको मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे टू यूज द सेम रेशियो यूज कर रहे हैं हम थ्रू आउट द 10 फोल्ड्स। कितने भी नंबर ऑफ 10 फोल्ड्स लिख के आपने n स्प्लिट इक्वल टू 10 कर दिया तो 10, नहीं तो फिर जितना आप करोगे उतना। पांच कर दिया तो 5 फोल्ड्स बनाएगा। 5 फोल्ड्स में हर एक फोल्ड में जो प्रमाण होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जो कि ओरिजिनल है। यहाँ पे ओरिजिनल कितना रेशियो है, तो 35 वर्सेस 65 है। तो यही वो कंटिन्यू करेंगे हम उसी के साथ, इसी रेशियो के साथ। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड n स्प्लिट 10। ये हमने एक मॉडल इंपोर्ट किया, ये काइंड ऑफ मॉडल है। अब हमारे लिए क्लास इंपोर्ट किया हमने। अब ये क्लास क्या कर रहा है,
तो ये स्प्लिटिंग दे रहा है हमें। अब यहाँ पे देखो कि हमने एक मॉडल यूज किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्स और वाई में डेटा डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड करने के बाद हम एक मैनुअल फंक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल है, एसक्यूएल वालों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है हमें अभी तक, तो ये मैनुअली सब कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उन्होंने सिर्फ ये स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड वाला दे दिया हमें, बस ये यूज करो। बाकी ये फंक्शन वगैरह ये मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। के फोल्ड का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल था, राइट? बट ये सिंपल है क्या? बिल्कुल नहीं, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है यहाँ पे। अब ये होने के बाद एक डिफाइन ट्रेनिंग एक फंक्शन बना रहे हैं, और उसमें क्या क्या पास कर रहे हैं। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा, ट्रेन टेस्ट डेटा, और फोल्ड नंबर्स, कितने फोल्ड्स आपको चाहिए उतने फोल्ड्स दे दो आप। एक स्ट्रेन कैसे आ रहा है? इस ट्रेन डेटा से आ रहा है। तो ट्रेन डेटा क्या है? एक स्ट्रेन मतलब ट्रेन डॉट ड्रॉप आउटकम, ये जो आउटकम अपना वाई वेरिएबल है उसको ड्रॉप करो, एक ट्रेन मिल जाएगा। वैसे ही वाई ट्रेन मिल जाएगा। कैसे वाई ट्रेन मिलेगा? ट्रेन डॉट आउटकम, ट्रेनिंग का डेटा और उसका जो एक कॉलम है आउटकम, वो आपका वाई ट्रेन होगा। एक्स टेस्ट क्या होगा? टेस्ट, ये जो टेस्ट है डेटा, तो उससे क्या करो आप, ये वाला ड्रॉप कर दो आप, ये कॉलम आउटकम वाला, आपको एक्स टेस्ट मिलेगा टेस्ट डेटा के ऊपर। और फिर वाई टेस्ट ले लो आप। फिर क्या करो आप, मॉडल ले लो, जो भी आपने मॉडल आपको चाहिए, मॉडल डॉट फिट, फिटिंग कहाँ पे करो? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर करो। अब आप बोलोगे कि ये अलग अलग ऐसे क्यों किया है? तो हर बार ये चेंज हो जाएगा, ये डेटा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फोल्ड्स। ये हर बार अलग अलग डेटा के ऊपर मॉडल फिट होगा, और मॉडल हर एक डेटा के ऊपर फिर ये जितने भी नंबर ऑफ फोल्ड्स बनाएंगे हम, उतने नंबर ऑफ फोल्ड्स के ऊपर ये स्कोर लेके आएगा, मतलब एक्यूरेसी लेके आएगा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट की। और यहाँ पे प्रिंट भी होगा कि कितनी एक्यूरेसी है। द एक्यूरेसी इज दिस मच। फॉर्मेट क्या है यहाँ पे? फॉर्मेट फोल्ड नंबर वर्सेस स्कोर। तो यहाँ पे फोल्ड नंबर दे दो यहाँ पे, इस वाले ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में, और इस वाले में स्कोर दे दो। यहाँ पे वही लिखा है सब कुछ, साथ में लिखा है सिर्फ। अब यहाँ तक आए थे हम। अब यहाँ पे देखो, फोल्ड नंबर इक्वल्स टू 1। फोल्ड नंबर कितने दे दिए? सिर्फ एक ही फोल्ड दे दो। फॉर ट्रेन इंडेक्स टेस्ट इंडेक्स, फॉर ट्रेन इंडेक्स टेस्ट इंडेक्स इन एसकेएफ डॉट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई। एसकेएफ मतलब ये मॉडल जो भी हमने यहाँ पे बनाया है। एसकेएफ कितने स्प्लिट्स का है? वो 10 स्प्लिट्स का है, 10 स्प्लिट्स का है। तो क्या करो, नंबर ऑफ स्प्लिट्स यहाँ से बनाओ एक्स और वाई से। ये बनने के बाद क्या करो, ट्रेन बनाओ। ट्रेन का डेटा कैसे बनेगा? ये डेटा सेट, ओरिजिनल जो भी डेटा सेट है हमारा, डेटा सेट ये वाला डेटा सेट डॉट आई लॉक, क्या करो, ये ट्रेन इंडेक्स अप टू सब, मतलब सब कुछ ले लो, यहाँ से ट्रेन इंडेक्स ले लो, और कॉलम तो सब कुछ सब चाहिए हमें। और टेस्ट कैसे जनरेट कर रहे हो आप? डेटा सेट डॉट आई लॉक ऑफ टेस्ट इंडेक्स। और फिर आप ट्रेनिंग का ये चला रहे हो, ये वाला फंक्शन। और ट्रेनिंग में ट्रेन टेस्ट और फोल्ड नंबर, और क्या करो, फोल्ड नंबर इक्वल्स टू +1 कर दो। सिर्फ अलग अलग फोल्ड बनाते जाओ। कितने बनाएगा? 10 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ही 10 बार होगी, तो फोल्ड नंबर 10 ही बनाएगा। और भी अगर इससे भी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मुझे आज तक यही एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन मिला है। तो इसलिए मैंने नोटबुक में ऐड नहीं किया है शायद इसको, क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस है, और मैनुअल प्रोसेस फिर हर बार कहीं ना कहीं ऐसी मिलती है कि किसी ने ऑप्टिमाइज की होती है। तो यहाँ पे
अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज तो की गई है ये टेक्निक, बट इससे भी अगर बेहतर मिलती है तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट ये सिंपल है, उतनी भी ये नहीं है, राइट? क्योंकि ये फोल्ड यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है ये कैसे हो रहा है। इतना अगर पता चल गया तो बस ये तो आपको ये सिर्फ डेटा लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड को इंपोर्ट करना, मॉडल को इंपोर्ट करना, एक्स और वाई, दैट्स इट। और यहाँ से तो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और हर एक इटरेशन में कितनी एक्यूरेसी आ रही है वो यहाँ पे दे देगा वो। और फाइनल एक्यूरेसी कितनी आई है, तो अराउंड 78% आई है। इसका अगर पूरे इसका मीन निकालोगे आप तो देखोगे 78% आई है यहाँ पे एक्यूरेसी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ROC, AOC, ये सारे मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो। ब्रायर स्कोर, ब्रायर स्कोर क्या होता है? इट कैलकुलेट्स द मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर ही कैलकुलेट करता है, बट बिटवीन प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज में करता है वो। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमने देखी थी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, राइट? तो इन दोनों के बीच में प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल नहीं है, प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बीच में जो भी आपको मीन स्क्वेयर्ड एरर मिलता है उसको हम ब्रायर स्कोर बोलते हैं। Thus, the score summarizes the magnitude of the error in the probability forecast. तो ये एरर हमेशा 0 to 1 में होता है, और those who have perfect skill set will have an error score of 0. तो परफेक्ट स्कोर तो 0 है, बट 0 के करीब होना चाहिए ब्रायर स्कोर, और ये वैरी होता है 0 to 1 में। चलो, ये इम्प्लीमेंटेशन सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। गुड गुड। सर ये प्रोडक्शन में जाएगा क्या ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटिफाइड का? ये इम्प्लीमेंटेशन जाएगा प्रोडक्शन में, बट जो फाइनल, हाँ हाँ, जब भी हमें इम्बैलेंस डेटा सेट मिलता है तब हम जनरली स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड यूज करते हैं। और भी देखो। डाउट था हम्म। सर, पहला तो सर ये किसी भी के फोल्ड में जब मेरा लेट्स से मैंने 5 फोल्ड किया, अभी 5 फोल्ड का वो 5 बार वो ट्रेन करता है, और मतलब 5 बार वो फिट करता है और उसमें एक्यूरेसी चेक करता है। और जब मेरा फाइनल मॉडल बनता है, जब मैंने फाइनल एक पूरा मेरा के फोल्ड से एक फाइनल मॉडल बन गया, उस फाइनल मॉडल का टाइम एक्चुअली वो कौन सा डेटा सेट में ट्रेन किया हुआ है, मतलब कि हर बार उसने अलग अलग वो सेट बना के 5 बार अलग अलग सेट बना के उसने ट्रेन किया, लेकिन जो मेरा फाइनल मॉडल बन गया वो एक्चुअली कौन से उसमें ट्रेन है? तो ये यही एक ही मॉडल बार बार ट्रेन हो रहा है, तो मॉडल तो एक ही है हमारा, मॉडल अलग अलग बना नहीं रहे यहाँ पे हम। हाँ हाँ, तो सेम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं बार बार अलग अलग डेटा के ऊपर, तो ये मॉडल तो एक ही है। तो थोड़े थोड़े हर बार जब नया डेटा आता है उसको, तो ये थोड़ा सा वेट्स अपडेट करते रहता है, बाकी कुछ नहीं, सेम मॉडल है वो। अब तो सिंपली मैं अगर के फोल्ड वाला एग्जांपल दूं आपको, तो मॉडल तो एक ही ले रहे हैं हम, ELR, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लिया, तो ये वाले डेटा के ऊपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये वाला डेटा टेस्ट डेटा या फिर वैलिडेशन के लिए रख रहे हैं हम। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा वैलिडेशन है, और ये ट्रेन डेटा है। अब इसके ऊपर भी यही सेम मॉडल इसके ऊपर भी, ये पहली बार यहाँ पे ट्रेन होगा, दूसरी बार ये यहाँ पे ट्रेन होगा। अब मॉडल तो सेम ही है, तो इसी मॉडल में जो भी वेट्स है वो थोड़े से अपडेट हो जाएंगे, बस दैट्स इट। वही मॉडल में जो वेट्स हैं वो अपडेट होते जाएंगे। हाँ हाँ
मतलब ऐसा नहीं कि एक नया optimize मॉडल फिर से लिया और फिर से उसने नहीं, पूरा ट्रेन नहीं, किया, वैसा नहीं। नहीं, नहीं। और सर दूसरा क्वेश्चन था कि ये आपने जो 3 क्रॉस वैलिडेशन बताए, उसमें एक शायद होल्ड करके क्रॉस वैलिडेशन था जिसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग चल रही थी। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वाला नहीं समझ आया एक्चुअली, वो करता क्या है? ठीक है, हम इसको देख लेंगे एक बार। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ उसका, होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन का। चलो, उससे पहले इसका एक इम्प्लीमेंटेशन, और अगर किसी ने ऑप्टिमाइज वे में किया है तो वो चेक करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी वही किया है, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड में n split इक्वल्स टू 10, शफल ट्रू, रैंडम स्टेट 1 के सेम क्या है जो हमने अभी देखा था, तो सेम है, ठीक है। तो कोई भी एक इम्प्लीमेंटेशन यूज करो। अब आते हैं हम इस पे जो आपका क्वेश्चन है, होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन पे करेंगे। अब यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, हम एन एस्टिमेटर्स, राइट। अब एन एस्टिमेटर्स आपको पता है कि रैंडम फॉरेस्ट में पास किए जाते हैं, या फिर डिसीजन ट्री बेस, हर एक ट्री बेस मॉडल में कोई सा भी मॉडल ले लो, यहाँ पे उन्होंने रैंडम फॉरेस्ट लिया है। रैंडम फॉरेस्ट में एक परम्स नाम की एक डिक्ट ऐड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर ले रहे हैं, और उस पैरामीटर में अलग अलग वैल्यूज पास कर रहे हैं हम, 10, 20, 30, 40। तो एन एस्टिमेटर्स क्या करो आप, इनमें ढूंढ के निकालो, और फिर क्रॉस वैलिडेशन दे रहे हैं हम। क्रॉस वैलिडेशन ट्रेन इंडाइसेस, टेस्ट इंडाइसेस में, तो ट्रेन इंडाइसेस और यहाँ पे देखो टेस्ट इंडाइसेस अलग अलग कर दिए हैं। तो क्रॉस वैलिडेशन आप करो, और फिर सर्च क्या करो, रैंडमाइज सर्च सीवी यूज करो। मैं आता हूँ वहां तक, एक्चुअली मैं आया ही नहीं हूँ, जो आपका क्वेश्चन है वो पढ़ाया ही नहीं मैंने। तो रैंडमाइज सर्च सीवी रैंडम पैरामीटर्स फाइंड आउट करता है जो भी प्रोवाइड किए हैं आपने। अब सर्च में क्या किया है, रैंडमाइज सर्च सीवी में पास कर रहे हैं हम क्लासिफायर एक, उसके बाद पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और उसके बाद सीवी कौन सा लेना है, क्रॉस वैलिडेशन का स्कोर कितना होना चाहिए, वो एक पास कर रहे हैं हम सीवी यहाँ पे, और फिर एन इटरेशंस कितने होने चाहिए। अब ये होने के बाद सर्च डॉट फिट कर रहे हैं, सिर्फ सर्चिंग डॉट फिट एक्स कॉमा वाई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि अब ये करने के बाद ये क्या करेगा, इंटरनली बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढ के निकालेगा। ये 10, वो बोलेगा कि नहीं नहीं 40 सबसे बेस्ट पैरामीटर है, आप 40 यूज करो। फिर आप जाके 40 यूज करोगे, यहाँ पे पास करोगे, यहाँ पे पास या फिर मॉडल ही बनाओ 40 पास करके, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एन एस्टिमेटर्स 40। और यहाँ पे सिर्फ क्रॉस वैलिडेशन होल्ड आउट पे ही कर रहे हैं, राइट। ट्रेन इंडाइसेस, टेस्ट इंडाइसेस, दैट्स, हम उसको ये नहीं कर रहे, हम मल्टी फोल्ड के फोल्ड नहीं बना रहे, सिर्फ एक ही बनाया है। यहाँ पे देखो क्रॉस वैलिडेशन सिर्फ एक ही बार, ट्रेन इंडाइसेस यूजिंग ट्रेन इंडाइसेस एंड टेस्ट इंडाइसेस, 0 to 4 ट्रेनिंग में और 5 to 9 टेस्टिंग में, टेस्ट इंडाइसेस। तो इसके ऊपर ट्रेन होगा और उसके ऊपर हाइपर पैरामीटर कंटिन्यू बनाता जाएगा, मतलब ट्यून करेगा, देखेगा कि यहाँ पे रिजल्ट कैसे आ रहा है, यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा, देखेगा कि यहाँ पे रिजल्ट कैसे आ रहा है, फिर वो अपडेट करेगा 20 के लिए, फिर फिट यहाँ पे होगा इस डेटा सेट के ऊपर, मतलब ये इंडेक्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 10 है, तो देखो यहाँ पे 10 है ना टोटल रिकॉर्ड्स, अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो इंडेक्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स मतलब रो नंबर ऑफ रोज, पहले 5 रोज हम ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं आउट ऑफ 10 सैंपल्स में से, दूसरे 5 रोज हम टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं। तो पहले 5 के ऊपर ये क्या करेगा, मॉडल को ट्रेन करेगा और लेगा ये पैरामीटर 10 वाला पहले, एन एस्टिमेटर्स 10 लेके यहाँ पे ट्रेन होगा, टेस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी उसकी। तो वो देखेगा कि अरे एक्यूरेसी तो काफी कम है, 80% है। फिर बाद में वो क्या करेगा,
20 पास करेगा एन एस्टिमेटर्स, और फिर से इसी के ऊपर ट्रेन करेगा, और यहाँ पे देखेगा कि अब 80 की जगह पे 85 हो गई है। फिर यहाँ पे ट्रेन होगा बाय यूजिंग एन एस्टिमेटर्स इक्वल्स टू 30 इसी के ऊपर, और फिर वो बोलेगा कि नहीं नहीं अब टेस्ट एक्यूरेसी 90 हो गई है, और यहाँ पे अब 95 हो गई है 95। तो ये क्या करेगा फिर 40 को फाइनल बोलेगा आपका, हाँ नहीं नहीं ये फाइनल आप 40 रख दो। तो आप उस वे से हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो। अब क्लियर है? ये सर मेरा क्वेश्चन था कि जब होल्ड में 3 उसने सेट वहाँ पे ब्रेक किए, टेस्टिंग और दूसरा सेट और एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग और एक और बीच वाला एक सेट, उस जो तीसरा सेट है उसमें बोल रहे हैं हम हाइपर पैरामीटर ट्यून उसमें करेंगे, तो बाकी में नहीं करेंगे? बाकी में नहीं करेंगे। बाकी में मतलब टेस्टिंग के ऊपर तो कुछ करते ही नहीं वैसे भी हम, राइट। तो बचे 2 फोल्ड। अब 2 फोल्ड बचे, तो एक तो हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है। वैलिडेशन ये ट्रेन हो रहा है, टेस्टिंग का तो सवाल ही नहीं अब कहीं पे भी बनता। हाँ? तो ट्रेन जब हो रहा है एक मॉडल हमारा, ये यहाँ पे हो रहा है 0 to 5 रोज के ऊपर। अब मेरे पास 10 रोज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 5 के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं। एक रैंडम फॉरेस्ट ले लिया मैंने, और हम क्या कर रहे हैं 0 to 5 के ऊपर ट्रेन कर दिया विथ एन एस्टिमेटर्स इक्वल टू 10, और यहाँ पे टेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आई 80% एक्यूरेसी। अब दूसरी बार यहाँ पे 10 की जगह पे 20 रख दिया, एक्यूरेसी इसके ऊपर आ गई 85। फिर 30 रख दिया 90 आई, फिर 40 रख दिया, रन किया फिर से ये 95 आई। हर बार ट्रेनिंग डेटा सेम ही है हमारा, वैलिडेशन के ऊपर एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग डेटा को सेम ही रख रहे हैं हम, यही यही डेटा यूज हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे फोल्डिंग नहीं हो रही है, राइट। क्लियर है आप? हाँ, तो मतलब ये शुरू के 5 रिकॉर्ड में ट्रेनिंग में रखे, अगले 5 रिकॉर्ड मैंने वैलिडेशन में रखे, और टेस्टिंग का अलग है। हाँ, टेस्टिंग का तो सिनेरियो ही अलग है। वो तो नॉर्मली फिर आपको एक फाइनल आरएफ मॉडल मिलेगा, राइट। वो बोलेगा हाँ। कि आरएफ मॉडल को एन एस्टिमेटर्स 40 दे दो, बस इतना ही बोलेगा वो। तो फिर आप क्या करोगे, इसके ऊपर फाइनली ट्रेन होने के बाद ये मॉडल इसके ऊपर टेस्ट कर देगा। समझ गया। ओके, क्लियर हो गया। थैंक यू सर। वेलकम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। किसी को अगर डाउट है तो अरे ये क्या चल रहा है, अचानक से क्या शुरू हो गया, तो वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। पहले तो हम क्रॉस वैलिडेशन देख रहे हैं, फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो ये टॉपिक्स एक्चुअली इंटीग्रेटेड है। अभी जो वेद का क्वेश्चन था वही था, तो ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी तक। मैं सिर्फ क्रॉस वैलिडेशन के अलग अलग टेक्निक्स विदाउट हाइपर पैरामीटर अभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। चलो और कुछ बचा इसमें? इसमें है और भी कुछ, जैसे अगर आप खुद से पढ़ना चाहोगे तो रिपीटेड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है हमारे पास, रिपीटेड के फोल्ड। फिर उसके बाद नेस्टेड के फोल्ड्स भी है। फिर मॉन्टे कार्लो क्रॉस वैलिडेशन है, अब कोई यूज नहीं हो, हम नहीं यूज करते। हाँ, एक और एक इम्पोर्टेंट आता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का कैसे करोगे? टाइम सीरीज डेटा के ऊपर फिर स्ट्रैटिफाइड भी काम नहीं करेगा, आपका क्रॉस वैलिडेशन भी काम नहीं करेगा के फोल्ड। तो टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन। टाइम सीरीज डेटा मतलब ये होता है आपका टाइम स्टैम्प, और टाइम के हिसाब से कुछ वैल्यू चेंज होती है, जैसे मशीन के सेंसर्स की वैल्यू है V1 V2 V3 V4 V5, और टाइम हर एक 10 मिनट बाद आपकी एक रीडिंग जनरेट हो रही है यहाँ पे, हर एक 10 मिनट बाद, राइट, या फिर हर मिनट के बाद। मशीन के ऊपर डिफरेंट सेंसर्स है तो उनकी, तो ये भी हो गया टाइम सीरीज डेटा। टाइम, एक टाइम स्टैम्प का मतलब टाइम सीरीज डेटा। या फिर टाइम वर्सेस स्टॉक प्राइस, ये भी हो गया टाइम सीरीज डेटा।
for time series data, whatever we have mentioned techniques are not best ways to evaluate the models. So scrambling the data messes up the time division of the data as it will disrupt the order of events. अब ये क्या करता है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को डिसरप्ट करता है अगर आपने फोल्ड वाइज कर दिया तो उसको. यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन देयर इज चांस दैट वी ट्रेन मॉडल ऑन फ्यूचर डेटा एंड टेस्ट ऑन पास्ट डेटा. तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक महीने का जनवरी का डेटा ये है, देन ये फरवरी का डेटा है और ये मार्च का डेटा है, तो आप ट्रेन कर रहे हो फिर जनवरी और मार्च के ऊपर और फिर हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसको, तो ये तो गलत बात है, राइट? तो ये कर ही नहीं सकते, यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन होता नहीं है टाइम सीरीज में. टाइम सीरीज में अगर आपको यूज करना है तो जनवरी फरवरी लेना पड़ेगा और फिर मार्च के ऊपर आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी. या फिर आप ऐसा कर सकते हो, रोलिंग काइंड ऑफ थिंग कर सकते हो. रोलिंग का मतलब अब आप करोगे इस टाइप, राइट, क्रॉस वैलिडेशन. तो ट्रेनिंग दोगे यहाँ से यहाँ तक और ये डेटा टेस्ट के लिए रखोगे, मार्च का कुछ दिन का डेटा. या फिर आप करोगे ऐसा कुछ कि दूसरी बार इटरेशन में क्या सॉरी दूसरी बार इटरेशन में क्या करोगे, रोलिंग विंडो टाइप रखोगे, राइट? जैसे कि यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेनिंग दे दी, यहाँ से यहाँ तक टेस्टिंग डेटा कर दिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेनिंग दे दी यहाँ, और ये वाला टेस्ट डेटा रख दिया. ऐसा कुछ कर सकते हो आप, वो मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा फिर उसका भी. या फिर किसी कोई लाइब्रेरी डेवलप हुई है क्या, देख लेते हैं हम, कोई फंक्शन वगैरह. अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ आप सिंपल ये 4-5 टेक्निक्स याद रखो जो हमने अभी देखी है, राइट? जितनी भी आपको समझ में आई है उतनी सफिशिएंट है. होल्ड आउट, के फोल्ड, लीव वन आउट, स्ट्रैटिफाइड, बस. टाइम सीरीज का कैसा करोगे, अगर किसी ने बोल दिया तो आप रोलिंग विंडो टाइप कुछ कर सकते हो, क्योंकि वी कांट यूज दिस प्रोसेस इन टाइम सीरीज. तो यहाँ पे क्या क्या है, तुम मेक थिंग्स इंट्यूटिव, हियर इज एन इमेज ऑफ द सेम. तो ट्रेन डेटा फिर बढ़ा रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो. तो ट्रेन डेटा पहले छोटा था, टेस्ट डेटा यहाँ से यहाँ था. जनवरी का डेटा ले लिया तो फरवरी का टेस्ट है. अब जनवरी और फरवरी का ले लिया तो मार्च का आप टेस्ट में रख दोगे. जनवरी फरवरी मार्च का रख दिया तो मई का आप टेस्टिंग में रख दोगे. ऐसे रोलिंग टाइप आप रोल कर सकते हो, राइट? तो ये एक वे है इम्प्लीमेंटेशन का जो हमने अभी देखा है. इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, इन्होंने ट्रेन डेटा बढ़ाते गए और हमने देखा था कि हमने ट्रेन डेटा कम करते गए, पहले ज्यादा लेंगे फिर कम, ऐसा. वो टेस्ट डेटा वही है हमारा. हाँ, पहले ज़्यादा था, राइट? फिर ट्रेनिंग का डेटा कम 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 करते जाओ, जो भी है. बट इसी टाइप है ना, इसी इम्प्लीमेंटेशन तो यही करना पड़ेगा आपको. या फिर आप बोल रहे हो कि इम्प्लीमेंटेशन का अलग वे है आपके पास? मुझे तो अलग नहीं दिखा जो अभी आपने बोला. हाँ, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन सेम ही है, राइट? पर इसे अगर तो इसके लिए कोई एग्जांपल वैसा कोई डेटा सेट है तो सामने आई करके दिखा. हाँ है, टाइम सीरीज स्प्लिट. sklearn मॉडल सिलेक्शन में टाइम सीरीज स्प्लिट है. तो स्प्लिट देखो, टाइम सीरीज स्प्लिट, n स्प्लिट नंबर ऑफ स्प्लिट्स इक्वल टू 4 दे रहे हैं हम. और फॉर ट्रेन इंडेक्स, टेस्ट इंडेक्स, बाकी सारा इम्प्लीमेंटेशन सेम है. यहाँ पे सिर्फ टाइम सीरीज के मॉडल्स बना रहा है वो अरिमा, जो हम टाइम सीरीज के वक्त एक आध बार देख लेंगे. बट टाइम सीरीज स्प्लिट
के फोल्ड की जगह पे टाइम सीरीज स्प्लिट हो जाएगा, और ये इस टाइप हो फिर अलग अलग उसके भी वेज है। ब्लॉक्ड क्रॉस वैलिडेशन एक है, और एक बोला है उन्होंने, राइट, ब्लॉक्ड और टाइम सीरीज स्प्लिट क्रॉस वैलिडेशन और ब्लॉक्ड क्रॉस वैलिडेशन। ब्लॉक में इस टाइप ब्लॉक्स तैयार होते हैं, देखो ब्लॉकिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अगर जनवरी का डेटा ले लिया तो जनवरी 1 से लेके जनवरी 25 का डेटा ट्रेनिंग में जाएगा, जनवरी 25 से जनवरी 30 का डेटा टेस्टिंग में जाएगा, फिर 1 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक का डेटा ट्रेनिंग में जाएगा, 25 से 29 तक टेस्ट में जाएगा, फिर 1 मार्च से 25 मार्च ऐसे ऐसे करते जाएगा वो। इसको ब्लॉकिंग टाइम सीरीज बोलते हैं। ये भी काम करेगा, राइट, और ये जो हमने ऊपर और डिस्कस किया था ये भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे इस केस में। तो यहाँ पे देखो टाइम सीरीज स्प्लिट नाम का एक आता है उसमें एक फंक्शन क्लास, इस क्लास को इंपोर्ट करना है बस। इम्प्लीमेंटेशन जो हमने अभी देखा है वही है सेम, इंडेक्सेस अलग अलग कर दो और इसके हिसाब से वो स्प्लिटिंग होती जाएगी उसकी। अब ये काफ़ी डिटेल में है, बाकी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना आपने बता दिया तो सफिशिएंट है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन है। फिर अगर ये भी पढ़ने लगोगे तो आप मतलब काफ़ी वक्त जा सकता है। तो जो 4 स्पेशलाइजेशन बताए थे मैंने, रिकमेंडर सिस्टम, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ये 4 स्पेशलाइजेशन में कोई भी एक स्पेशलाइजेशन करना है आपको। मैंने रिकमेंड किया है NLP और कंप्यूटर विजन में से चूज करो कोई भी एक। बट हाँ, ये काफ़ी फिर डिटेल में है टाइम सीरीज वाला। बस इतना भी आपको पता चल गया कि टाइम सीरीज में ऐसे क्रॉस वैलिडेशन नहीं होता है, उसका अलग होता है, सफिशिएंट है। चलो अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल में देखो, डेटा सेट हमने कार प्राइस का ले लिया है, कार प्राइस, और ये प्राइस टारगेट कॉलम है। कुछ कॉलम्स न्यूमेरिकल्स है, फ्लोट वैल्यूज है, कुछ कॉलम्स राइट इंटीजर्स है, कुछ कॉलम्स का डेटा टाइप टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो इंटीजर, ऑब्जेक्ट, फ्लोट सब डेटा टाइप्स है। डेटा सेट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और हम फाइनली प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी। तो ये बेसिक EDA किया है उन लोगों ने, तो आप चेक कर सकते हो। ये बेसिक EDA हम नहीं देखेंगे आज, क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप है। वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अगर VIF वैल्यू ज़्यादा है, मल्टीकोलिनियरिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हो। आप फीचर इंजीनियरिंग कैसे की है, यहाँ पे डेटा सेट ऑफ माइलेज नाम का एक क्रिएट किया है। तो CT माइलेज मल्टीप्लाई बाय 0.6 और हाईवे माइलेज मल्टीप्लाई बाय 0.4, मतलब इसको कम वेटेज दिया है उन्होंने, हाईवे माइलेज को, CT माइलेज को ज़्यादा दिया है। वैसे तो 50-50 करना चाहिए था, बट ठीक है, जैसे भी आप करना चाहोगे उसको। तो उसको फिर एवरेज माइलेज या फिर माइलेज नाम का एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी ज़्यादा हो। तो ये फीचर इंजीनियरिंग की है, फीचर्स नए तैयार किए हैं आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर्स। तो आप देखोगे CT माइलेज कहाँ गया है आपका, CT माइलेज और हाईवे माइलेज, हाईवे किधर है, ये लास्ट ये लास्ट में सिटी MPG और हाईवे MPG। सेकंड राइट, यहाँ पे अब देखो मल्टीकोलिनियरिटी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा है, 0.97 है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, किसी एक कॉलम को ड्रॉप करो या फिर ऐसे कंबाइन करो, जो भी आपको लगे, आपके डोमेन नॉलेज के हिसाब से उसको मॉडिफाई करो। तो 2 कॉलम्स का कन्वर्जन एक ही कॉलम में कर दिया उन्होंने। उसका एवरेज भी निकाल सकते हो सिंपली, ये काइंड ऑफ एवरेज तो है, बट वो वेटेड एवरेज है, इसका वेट ज़्यादा दिया है उन्होंने।
CTMPG का। तो वैसे सर CTMPG पे तो मैन होता होगा। हाँ मेन होता है। हाँ ठीक है, तो मैं तो उसी माइलेज देखता हूँ हम लोग। वो हमारे लिए प्रैक्टिकली तो यही इम्पोर्टेंट होता है, सिटी में कितना मिल रहा है, यस सर। हाईवे में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है वैसे भी। और फिर कार एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये एक नया कॉलम आउट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम उन्होंने तैयार किया है। तो VIF वैल्यू देखा तो काफ़ी ड्रॉप हो गई है, यहाँ पे सब इम्प्लीमेंटेशन है। इसलिए नोटबुक्स बनाना अपनी खुद की काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और उसको सेव करना गिटअप के ऊपर। अब जब मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलता है स्टेटमेंट, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक नोटबुक को लेता हूँ और इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले से इम्प्लीमेंट की हुई नोटबुक्स है वो मैंने अलग अलग नोटबुक रेफर करके इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हमारा जो एफर्ट्स है वो बच जाता है उसमें, उस केस में। नहीं तो फिर से आप लॉजिक तो पता है, बट कोड आप ढूंढते रहोगे तो फिर वक्त जाएगा ज़्यादा। बट आपके पास ऑलरेडी ऐसे नोटबुक्स है तो काफ़ी ये कम हो सकता है, राइट। देखो यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी फाइंड आउट की, और डायरेक्टली आप देखोगे कि आप VIF वैल्यूज काफ़ी कम आ गई है। बाकी ये पूरा EDA है, आप चेक कर सकते हो, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ये आपको पता ही है वैसे भी। डेटा प्रिपरेशन, हाँ ठीक है, यहाँ तक इम्प्लीमेंटिंग लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये हमें भी पता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट किया है पहले तो, और उसकी एक्यूरेसी चेक करी है। मतलब मीन स्क्वेयर्ड एरर निकाला है, और रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर निकाला है, काफ़ी हाई है। R2 स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, 88%, और एडजस्टेड 0.70, तो ये भी काफ़ी अच्छा है वैसे। तो हमने क्या किया है, वो थोड़ा सा ओवरफिट शायद हो रहा है मॉडल, तो लासो फिट कर दिया हमने। अब चेक किया है स्कोर तो काफ़ी गिर गया स्कोर। देखो R2 स्कोर भी काफ़ी कम है, एडजस्टेड तो माइनस में चला गया, तो वर्स्ट मॉडल बना है ये वाला लासो का। अब वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन, यहाँ पे देखो ये वाली थ्योरी पढ़ लो, जो आप हमने अभी देखा है वही है ये। और हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं और मॉडल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसमें अगर कंफ्यूजन है किसी को, तो हाइपर पैरामीटर्स मॉडल में पास किए जाते हैं। जैसे ये नीटर है, टेस्ट साइज है, मैक्सिमम डेप्थ, रैंडम साइज, एन नेबर्स, अल्फा, सी, गामा, एन कंपोनेंट्स, राइट। और मॉडल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये वेट्स एंड बायसेस होते हैं, W0, W1, ये होते हैं जिसको हम मॉडल पैरामीटर्स बोलते हैं। अब हमें हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करने हैं, और बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स ढूंढ के निकालने हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए कुछ मेथड्स है। एक तो ग्रिड सर्च CV है, और दूसरा रैंडम सर्च CV है, और इससे अलावा भी काफ़ी ज़्यादा है, आप वो सर्च कर लो और ग्रुप में डाल दो फिर सर्च करके। आपके लिए वो होमवर्क होगा, बट जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर लेंगे। एक तो ग्रिड सर्च CV है। ग्रिड सर्च में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अब क्रॉस वैलिडेशन यूज कर रहे हैं हम। लासो इक्वल्स टू एक मॉडल इंपोर्ट किया हमने लासो का, फिर पैरामीटर्स नाम की एक डिक्शनरी पास कर रहे हैं हम। उसमें सिर्फ एक ही, सिंप्लिसिटी के लिए एक ही पैरामीटर रख रहे हैं, नहीं तो आपने मल्टीपल रख दिया और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे, राइट। और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के लिए ये मॉडल काफ़ी समय लेगा बनने के लिए भी। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है अल्फा, कोमा करके आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन यूज किया है। ग्रिड सर्च, तो ग्रिड सर्च में क्या होता है, एक तो लासो जो आपका मॉडल है वो पास करो, मॉडल के जो भी पैरामीटर्स है वो एक पास करो एज ए पैरामीटर्स डिक्ट। स्कोरिंग कैलकुलेट करो कि स्कोरिंग कैसी चाहिए आपको, तो यहाँ पे मीन स्क्वेयर्ड एरर, निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर चाहिए। तो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है ये सिर्फ। आप बोलोगे कि यहाँ पे निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर क्यों लिखा है,
तो निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर इंटरनली ऐसा इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने लिखा है कि वो ज्यादा होना चाहिए, तब आपका मॉडल अच्छा है। निगेटिव मीन स्क्वेयर मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब ऐसे सेंस में। अगर अब ये बताओ मुझे कि -52 ज्यादा होता है या फिर -1 ज्यादा होता है? -1 ज्यादा है। तो एक्चुअली हमें 0 के करीब लेके जाना है उसको। तो ये क्या करता है इंटरनली, ये 0 के करीब लेके जाने की कोशिश कर रहा है वो। निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर, अगर मैं आपको एक इसके बारे में, निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर ऐसा क्यों इम्प्लीमेंटेशन किया है हमें तो पता नहीं, बट ये बढ़ाने की कोशिश करता है, निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर बढ़ाने की। सिर्फ मीन स्क्वेयर्ड एरर लेता वो घटाने की कोशिश करता, फिर वो 0 के करीब अगर हमें मीन स्क्वेयर्ड एरर मिलता है तो अच्छा मॉडल माना जाता है। तो उसका टारगेट क्या होता है, फिर 0 के करीब लेके जाना उसको। रोज कौन लेके जाता है आपको पता है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लेके जाता है। बट इस केस में उन्होंने क्या किया है, इंटरनली थोड़ा सा ट्विक कर दिया है पैरामीटर को, सिर्फ पॉजिटिव लेने की जगह पे निगेटिव लिया है और कम करने की जगह पे उन्होंने ज्यादा कर दिया है। अगर ज्यादा जितना ज्यादा मिलेगा ये निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर, उतना मॉडल अच्छा बना है। तो हमारा मॉडल फिर क्या करेगा, इस हर एक के ऊपर ट्रेन करेगा और देखेगा कि निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो फाइनलाइज करेगा मॉडल। दैट्स इट। इसका लॉजिक समझ में आ गया, निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर क्यों है यहाँ पे? यस सर। अभी सर यहाँ एक्यूरेसी भी तो दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ दे सकते हैं, अलग अलग स्कोरिंग मेथड्स दे सकते हैं वो आपके हिसाब से। बट हाँ एक्यूरेसी क्यों नहीं दिया यहाँ पे? रिग्रेशन क्योंकि रिग्रेशन टास्क तो है 0 के पास में ले जाना है। हाँ एक्चुअली वो रिग्रेशन टास्क है, राइट, तो इसलिए क्लासिफिकेशन स्कोरिंग मेथड्स यूज नहीं की गई। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर सबसे ज्यादा कौन से वाली पैरामीटर पे मिलता है। पहले क्या करेगा, ये लासो में अल्फा इक्वल टू ये रखेगा पैरामीटर 0.0000 -14 टाइम्स 1 e टू द पावर -15 15 टाइम्स 0 लिखेगा और फिर 1 लिखेगा। और इसके ऊपर ट्रेन होगा मॉडल और फिर एक्यूरेसी चेक करेगा या फिर ये चेक करेगा निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर। फिर दूसरी इटरेशन में ये वाला पैरामीटर रखेगा इसमें और फिर से चेक करेगा, फिर से फिट करेगा मॉडल को और बताएगा आपको कि बेस्ट पैरामीटर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो आप, और ये हर बार मतलब 3 बार हो रहा है, ये क्रॉस वैलिडेशन 3 बार, मतलब ये अलग सा पैरामीटर है। अब एक तो ये इसके ऊपर इसी के ऊपर वो 3 बार रन हो रहा है, एक ही पैरामीटर यूज करके वो मॉडल डिफरेंट डिफरेंट डेटा के ऊपर वो 3 बार अब वैलिडेट कर रहा है खुद को, क्रॉस वैलिडेशन। मतलब कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स रन हो रहा है वो पूरा एल्गोरिथम। और एक बार फिट होने के बाद वो बताएगा हमें कि फिट कहाँ पे हुआ है, वो कैसे कैसे फिटिंग हुई है उसकी। और ये बेस्ट फिट नहीं बता रहा है, सिर्फ फिटिंग कैसे हुई हो रही है, हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेस्ट फिट क्या, अगर बेस्ट पर हम यूज करें हम फंक्शन, तो लासो रिग्रेसर, ये लासो रिग्रेसर डॉट बेस्ट पैरामीटर्स, दो बेस्ट पैरामीटर्स क्या है, 0.001, अल्फा की वैल्यू 0.001 आ गई और निगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर इतना आ गया सबसे ज्यादा 0.005 -0.005, मतलब 0 के काफी करीब आया है। तो R2 स्कोर देखो बढ़ गया है
राइट। अब ये लासो ही यूज किया तो R2 स्कोर इतना बढ़ गया। हाँ, पहले लासो ही यूज किया था तो आपने देखा था कितना कम था, R2 स्कोर 0.46 में था। तब हमने अल्फा की वैल्यू 0.1 लिखी थी और मैक्स हीटर 3000 लिखा था। बट यहाँ पे कुछ पैरामीटर, एक ही पैरामीटर पास किया और देखा तो एक्यूरेसी काफी चेंज हो गई, मीन स्क्वेयर एरर भी काफी बढ़ गया, कम हो गया। और R2 स्कोर भी देखो यहाँ पे अच्छा मिला है। एडजस्टेड R2 स्कोर निगेटिव में था, अब पॉजिटिव 72 है। तो मॉडल अच्छा बना है। और भी सब कुछ पैरामीटर अगर ऐसे ही पास करोगे तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको। तो ये क्या करता है फिर, ग्रिड, इस ग्रिड में सर्च करता है। जो भी आप ग्रिड पास करोगे इसमें सारे पैरामीटर्स, बेस्ट पैरामीटर्स वो ढूंढ के निकालता है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज आपको बेस्ट पैरामीटर्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाले, जहाँ पे भी ज़्यादा एक्यूरेसी है। उसका निगेटिव क्या है, पॉइंट, तो ये काफ़ी वक्त लेता है रन होने में। ये हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर फिर फिट हो जाएगा, फिर आपको आंसर देगा, राइट। रीच, ग्रिड सर्च और रीच रिग्रेशन ये सेम ही किया है उन्होंने, अलग अलग इसके ऊपर, वो आप पढ़ सकते हो। इम्प्लीमेंटिंग इलास्टिक, उसके ऊपर भी ग्रिड सर्च लगाया उन्होंने, इतना नहीं करना है हमें। बट हाँ, और एक आता है रैंडम सर्च। रैंडमाइज्ड सर्च, रैंडमाइज नाम ही लिखा है, ग्रिड सर्च वर्सेस रैंडमाइज सर्च। ग्रिड सर्च में एग्जैक्ट पैरामीटर्स आप पास करते हो कि इतने में बताओ कि कौन सा अच्छा है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हो कि आप रेंज दे रहे हो उसको कि 0 से लेके 100 तक बताओ कि बेस्ट ट्री कितनी हो। एक एक मिनट दे दो मुझे, मैं आता हूँ। चलो, सॉरी। चलो, हम देख रहे थे रैंडमाइज सर्च। तो मैंने जैसे बताया आपको कि रैंडमाइज सर्च रैंडमली जितने भी आप एक रेंज पास करते हो उसमें वो बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढ के निकालता है। एग्जैक्ट पैरामीटर्स हमें भी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर एक चेक करेगा।
अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब देखो मैक्सिमम डेप्थ आपने बोली है उसको 3,5, मैक्सिमम फीचर्स राइट रैंडम ले लो आप बोल रहे हो। यहाँ पे आपने बोल दिया कि एग्जैक्ट ले लो, बट यहाँ पे बोल रहे हो कि रैंडम ले लो, रैंडम इंटीजर। ये सर रेंज एक तरीके से है। हाँ ये हाँ राइट, एक तरीके से वो रेंज देख रहा है, रेंज में से बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढ के लिए, क्योंकि हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि 1 2 3 करते करते आप रैंडम नंबर ऑफ ट्रीज एन एस्टिमेटर्स अगर देना है तो आप बता रहे हो उसको कि 10 पहले 10 ट्री यूज करो, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे लिखते जा रहे हो तो थोड़ा सा वो मुश्किल होता है हमारे लिए भी। तो एक रेंज पास करो आप 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 500 तक, फिर वो चेक करेगा। बट उसका भी एक ड्रॉबैक है कि ज़्यादा समय लेगा फिर थोड़ा सा। सेम यहाँ पे भी देखो क्या है, रैंडम नंबर जनरेट करो बिटवीन राइट 2 to 11। बूटस्ट्रैप क्या करो, ट्रू और फॉल्स, बस ये दो। यहाँ पे तो दो ही पैरामीटर्स है, यहाँ पे भी दो ही है, यहाँ पे तो कुछ ये नहीं। तो ये मिक्सचर है, एग्जैक्ट पैरामीटर्स भी पास करते हो मतलब पास कर सकते हो आप, या फिर एक रैंडम इंटीजर्स भी जनरेट करके पास कर सकते हो। तो यहाँ पे पैरामीटर्स डिक्ट आपने ले ली है, उसके बाद एक रैंडम क्लासीफायर ले लिया है, एन एस्टिमेटर्स उसका फिक्स रखा है आपने। जितने भी फिक्स पैरामीटर्स आपको रखने हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दो। जितने भी वेरिएबल पैरामीटर्स आपको पास करने और चेक करने हैं, बेस्ट पैरामीटर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे पास कर दो पैरामीटर डिक्ट में। और फिर रैंडम सर्च इक्वल टू अपना कोड, रैंडमाइज्ड सर्च CV क्रॉस वैलिडेशन क्लासीफायर ये ले लो। पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ले लो, ये पैरामीटर डिक्ट से ले लो, एक पैरामीटर है ये। एन ईटर कितने होने चाहिए, इटरेशंस 20, क्रॉस वैलिडेशन 5, और ये बाकी पैरामीटर्स कुछ काम के नहीं है, आप सर्च कर सकते हो बाकी। और फिर यहाँ पे फिटिंग कर दो। ये आने के बाद आपको पता है फिर बेस्ट पैराम्स ढूंढ के निकालो। यहाँ पे उन्होंने वो किया नहीं है, बट हमने वो अभी नोटबुक में देखा, सेम कोड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे भी। रैंडम सर्च डॉट बेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा है, बट आउटपुट नहीं लिखा है यहाँ पे उन्होंने, तो आप वो चेक कर लो कि कौन सा आता है, कौन कौन से पैरामीटर्स एज ए बेस्ट पैरामीटर्स निकल के आते हैं। बट जितने भी आप यहाँ पे लिखोगे पैरामीटर्स, उतनी बार वो कॉम्बिनेशंस तैयार करेगा। जैसे कि पहले रन में क्या करेगा, वो मैक्स डेप्थ 3 लेगा, राइट, यहाँ पे मैक्सिमम फीचर्स 1 लेगा, यहाँ पे 2 लेगा, यहाँ पे ट्रू लेगा, यहाँ पे गिनी लेगा, फिर यहाँ पे 3 लेगा, यहाँ पे 2 लेगा, यहाँ पे 3 लेगा, यहाँ पे ट्रू लेगा, यहाँ पे गिनी लेगा। देखो यहाँ पे कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हर एक के ऊपर। तो ये अलग अलग बनते हैं और ये मॉडल फिर ट्रेन होता है। कम डेटा है, टैबुलर है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट काफ़ी लार्ज डेटा के ऊपर काम कर रहे हो आप, तो ये काम ही नहीं करता, ये तो इन्फिनिटी लूप में फिर चला जाता है। कई बार नोटबुक क्रैश होती है, तो थोड़ा सा वो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क बन जाता है जब आपके पास डेटा जीबीज में हो। तो कई बार हम इसको क्लाउड के ऊपर रन करके फिर बेस्ट पैरामीटर्स मिल जाते हैं हमें, और वो एक एक दिन पूरी ट्रेनिंग चलती है, 8 9 10 घंटे 15 घंटे रियल टाइम में। और हमें एक बार बेस्ट पैरामीटर्स मिल गए तो हम क्या करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को फिर से ट्रेन करते हैं उस पैरामीटर्स को ऐड करके, और बस वो मॉडल फाइनलाइज किया जाता है। या फिर ऐसे ही रख सकते हो, ये रैंडम सर्च जो भी मॉडल बनाया है अपना, वो भी आप सीधे प्रोडक्शन में डाल सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो कैसे करना है, राइट। तो ये हो गया। हाँ हमने जो नेगेटिव MSC या नेगेटिव एरर वाला लिया था, वो हमारी चॉइस है इसलिए हमने लिया था, या वो नेगेटिव ही लेना है वहाँ पे? हाँ नहीं निगेटिव लेना है, क्योंकि पॉजिटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसमें ग्रिड सर्च। अच्छा, पॉजिटिव इम्प्लीमेंट, ठीक है। नेगेटिव लेके फिर वो नेगेटिव माइनस, मतलब वो 0 की तरफ जाएगा वो भी वहाँ पे। राइट,
वो 0 की तरफ वो फिर बेस्ट पैरामीटर्स बोलेगा कि जितना अब यहाँ पे ऐसा है कि अल्फा की वैल्यू 5 पे उसने सबसे ज्यादा निगेटिव मीन स्क्वायर ढूंढ के निकाला है, तो ये इसलिए ये पैरामीटर उसने फाइनलाइज कर दिया है, राइट। हाँ तो नेगेटिव वाला भी एरर है, वो करेगा तो नेगेटिव को वो कम करने का ट्राई करेगा, मतलब -50 की तरफ जाएगा या 0 की तरफ आएगा? 0 की तरफ जाएगा। 0 की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 की तरफ गया है, तो ये ओके, ज्यादा करने की कोशिश करता है, निगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर बढ़ाने की कोशिश करता है, ऐसा। करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। हम्म। अब क्यों इम्प्लीमेंटेशन दिया है वो तो पता नहीं। मैं जब खुद पढ़ रहा था तब काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े थे उसके ऊपर मैंने, तो किसी का ये नहीं था, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है यही चीज, समझ गया सर। क्योंकि वो ग्रेटर देन थोड़ा सा बढ़िया लगता है, या फिर कैलकुलेशन भी इजी होता है कि बोल दो कि हाँ इफ दिस इज ग्रेटर देन समथिंग, राइट, तो यस सर। हाँ उस टाइप। तो हमें हमेशा यही यूज करना है इसमें स्कोरिंग में, और कोई और हाँ यूज नहीं कर सकते? अगर ये टास्क करना है आपको तो, राइट, यस सर। क्लासिफिकेशन सॉरी रिग्रेशन टास्क है तो ग्रिड सर्च से भी यूज करना है, वही पैरामीटर यूज करेंगे आप। ओके सर। हाँ स्कोरिंग एक्यूरेसी है, बैलेंस्ड एक्यूरेसी, टॉप की एक्यूरेसी, काफी सारे हैं, तो कोई भी एक चूज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन के लिए है ये सारे। रिग्रेशन के लिए निगेटिव मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर, निगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर, निगेटिव रूट मीन, सारे निगेटिव में है। ठीक है, जो आपको जो भी काम करना है, जैसे क्लासिफिकेशन करना है, क्लस्टरिंग करनी है, क्लस्टरिंग में भी ये यूज होता है अलॉन्ग विथ रिग्रेशन। अब क्लस्टरिंग तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, कल से हम वो देख लेंगे। क्लस्टरिंग मतलब अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, वहाँ पे लेबलिंग ही नहीं होती, वाई होता ही नहीं है वहाँ पे, सिर्फ एक्स के ऊपर ही आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। यही सब फिर मैन होता होगा हमारे लिए, तो जो ज्यादा यूज होता होगा लैब टाइम में। ज्यादा जो यूज होता है ना वो क्लासिफिकेशन यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज केस यहाँ पे होते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, क्विजिन क्लासिफिकेशन हो गया, कुछ भी ज्यादातर वो क्लासिफिकेशन के टास्क आते हैं। आप बोलोगे कितने आते हैं, तो लगभग 60-70% क्लासिफिकेशन के आते हैं, फिर ये रिग्रेशन के टास्क आते हैं 30%, और इसके कम होते हैं क्लस्टरिंग के, क्योंकि क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड है, तो अनसुपरवाइज्ड उतना काम में नहीं आता प्रोडक्शन में। बिजनेस यूजर्स उसके ऊपर बिलीव नहीं करते ज़्यादातर, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट राइट। अब मैं ट्रेनिंग के बिना ही आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर वो, और उसके यूज केस भी काफ़ी कम है, हम आगे जाके देख लेंगे वो भी, आज ही नहीं डिस्कस करेंगे। चलो ये तो हो गया अपना आज का सुपरवाइज्ड का दी एंड। कल से अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, एनोमली डिटेक्शन, के मीन्स, हिरार्किकल, डेंसिटी बेस्ड, ये 4 से 5 मतलब
कल लगभग हम 2 या 3 लेक्चर्स कवर करेंगे, जैसे भी जितना भी जल्दी जल्दी आपको समझ में आए उतना जल्दी कवर करेंगे हम। ये एटलीस्ट 2 लेक्चर्स 24 25, फिर उसके बाद 26 27 28, फिर बचते हैं 1-2 एल्गोरिदम, और फिर एनएलपी का बेसिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद फिर डीप लर्निंग। आज के इस लेक्चर के ऊपर हमारे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? कौन से क्वेश्चंस? हाँ, क्वेश्चन बनेंगे। What is meant by cross validation? That's it. How you find the best parameters? How you tune parameters on your model? 2 questions. और फिर कभी-कभी सेकंड वाला कौन सा होता है क्वेश्चन? क्या बोले? सेकंड क्वेश्चन कौन सा होता है? सेकंड क्वेश्चन हाइपर पैरामीटर्स का बोला ना मैंने। हाउ वुड यू ट्यून हाइपर पैरामीटर्स ऑन दिस मॉडल? जो भी आपने मॉडल Yes, बनाया, हाँ, उसके ऊपर आप हाइपर पैरामीटर्स कैसे ट्यून कर सकते हो, या फिर कैसे ट्यून करोगे? तो आपको ये बताना है कि फिर हम डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे रैंडम सर्च है, ग्रिड सर्च सीवी है। तो कभी कभी ये फिर फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, तो आपको अब पता है डिफरेंस क्या है। बट एज सच इसका वेटेज कम है ये पूछने का। बट एंड टू एंड प्रोसीजर जब आप करते हो तब आप ये पूरा इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे कि आप मेथड यूज करोगे क्रिस्प डीएम, राइट, या फिर जो भी आप करना चाहोगे, क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डेटा माइनिंग। उसमें क्या आता है फिर, एक तो ईडीए आता है, राइट, डेटा क्लीनिंग आती है, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा रैंगलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब कुछ आता है। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस आता है। उसके बाद आता है अजम्पशंस चेक, प्री हॉक अजम्पशंस चेक। फिर आता है मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग भी उसमें आप करते हो क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। पर पैरामीटर ये दोनों आते हैं। ये आने के बाद आता है मॉडल वैलिडेशन। मॉडल वैलिडेट कैसे करोगे? ये पोस्ट हॉक एजम्पशन चेक करके करोगे। ये एजम्पशन चेक करने हैं आपको। ये डेटा वैलिडेशन भी बोलते हैं इसको भी। डेटा वैलिडेशन स्टेप भी इसी में आती है, एजम्पशन चेक में। फिर आते हैं मॉडल वैलिडेशन में। मॉडल वैलिडेशन करने के बाद, या फिर ऊपर नीचे कर सकते हो ये स्टेप्स, मॉडल इवैल्यूएशन आता है। ये स्टेप ऊपर होनी चाहिए। मॉडल बिल्डिंग के बाद मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल इवैल्यूएशन के बाद फिर मॉडल आप वैलिडेट करोगे, या फिर और फिर ये होने के बाद उसको डिप्लॉय करोगे। तो हमने ये 2 देख लिया, सीवी और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक यूज केस हमने देखी थी, राइट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड वाला डेटा था। तो वही डेटा यूज करके आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है आज के लिए, फ्रॉड वर्सेस नॉन फ्रॉड। एक तो इम्बैलेंस्ड है, उसके लिए प्रोसेसिंग अलग से लगेगी, फिर अजम्पशन चेक है, फिर मॉडल बिल्डिंग है, मॉडल वैलिडेशन, मॉडल इवैल्यूएशन, राइट। वैलिडेशन में भी आप रैंडम सर्च से भी यूज करो, मैक्सिमम पैरामीटर्स ट्यून करो, बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड आउट करो, एक्यूरेसी चेक करो, कंपेयर करो। ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों की, जब मैं बोलता हूँ एक्यूरेसी चेक करना है, ट्रेनिंग टेस्ट दोनों की करनी है, ताकि आपको ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग पता चले। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आज ही आपको ये कंप्लीट करनी है, और कल हम फिर आपके एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। क्लियर है रिक्वायरमेंट्स? क्लियर है सर।
यस सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे रेंडर होने के बाद। हाँ। लास्ट पार्ट क्या है, मेरा नेटवर्क की वजह से मिस हो गया था। ठीक है, ठीक मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की अगर फिर भी। कहीं पे भी आपको डाउट आता है, आपको पता नहीं चलता कि अरे यार ये कैसे किया है, तो आप मुझे पूछ लो उसी वक्त कनेक्ट करके। आप जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे और ये आपको पता नहीं है जो भी, तो आप मेरे से एक बार कनेक्ट कर लो, आप हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और वैसे रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज देता हूँ ठीक है सर, थैंक यू। के बाद। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल 10 बजे सुबह। तब तक आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना और मेरे साथ कनेक्ट कर लेना, या फिर मुझे भेज भी दिया तो भी चलेगा नोटबुक। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you all. थैंक यू सर, बाय। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू सर, बाय। बाय। The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.